नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अशोक के कुछ बड़े ही जबरदस्त महत्वपूर्ण अभिलेखों के बारे में। यह दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियोस के माध्यम से अशोक के दोस्तों अभिलेखों से संबंधित कुछ बड़े ही जबरदस्त दोस्तों पॉइंट्स को, तथ्यों को डिस्कस किया था, जहां पे दोस्तों हम सभी ने पिछले वीडियोस के माध्यम से अशोक के जो शिलालेख हैं, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, अशोकन जो रॉक एडिक्ट्स हैं उनको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिन्हें दोस्तों हम बृहद या फिर दीर्घ या फिर मुख्य शिलालेख कहते हैं, और दूसरी तरफ दोस्तों जिन्हें हम लघु शिलालेख कहते हैं, माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट के रूप में उन्हें हम जानते हैं। उनको दोस्तों हम सभी ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ये जो 6 बृहद स्तंभ लेख हैं। दोस्तों, जो पहले डिस्कस किया था वो शिलालेख था, वो रॉक एडिक्ट था। अब जो दोस्तों हम बात करेंगे वो होगा दोस्तों पिलर एडिक्ट के ऊपर, अर्थात दोस्तों बृहद स्तंभ लेखों के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो ये पिलर एडिक्ट है, जिनको हम स्तंभ लेख कहते हैं, इनकी भी दो कैटेगरी है, इनको भी दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला दोस्तों जिन्हें हम बृहद स्तंभ लेख कहते हैं, और दूसरा जिन्हें हम लघु स्तंभ लेख कहते हैं। माइनर पिलर एडिक्ट और मेजर पिलर एडिक्ट में दोस्तों इनको क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे में दोस्तों ये जो आपके स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में दोस्तों लास्ट में हम आपको जो अशोकन केव इंस्क्रिप्शन है, मौर्य काल के जो आपके जो गुहा लेख हैं, उनको भी दोस्तों हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले कि दोस्तों आज के सेशन की हम शुरुआत करें, जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी को हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी से संबंधित हर एक प्रकार के अपडेट सीधा आप सभी तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों जल्दी से एक बार अपना प्यार दिखा दीजिए, चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बृहद स्तंभ लेख की, और दोस्तों इनकी जो संख्या 6 है वो कौन कौन से जगह से या फिर किस रूप में इनके नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन की, दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन की, प्रयाग इंस्क्रिप्शन की, जिसे आप इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हो। आगे जाकर आप देखोगे कि इसमें अन्य शासकों का भी जो लेख है वो प्राप्त होगा। फिर लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और दोस्तों रामपुरवा, ये दोस्तों आपके 6 स्थान हैं जहां से हमें जो बृहद स्तंभ लेख हैं दोस्तों, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं दोस्तों माफ कीजिएगा, उनके जो प्रमाण हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक एक करके हम बृहद स्तंभ लेखों के बारे में आइए जानकारी रखते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें ये जो 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उनमें दोस्तों 7 लेखों का अंकन है। कितने? 7 इंस्क्रिप्शन, 7 लेख जो हैं दोस्तों वह हमें इस पर देखने को मिलते हैं। यही कारण है दोस्तों कि इन्हें हम सप्त स्तंभ लेख की भी जो संज्ञा है दोस्तों वह दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों मध्यकाल की एक बड़ी ही जबरदस्त बुक है जिसका नाम है दोस्तों शम्स ए सिराज। शम्स ए सिराज अफिक ने दोस्तों अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही दोस्तों, जो कि पुस्तक का नाम है, और लिखा किसने दोस्तों? शम्स ए सिराज अफीक ने। और इन्होंने दोस्तों बताया है कि 1356 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1356 ईस्वी में, 1356 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ जो है वह मंगवाए गए थे। तो जो टोपरा से मंगवाया गया था वो दिल्ली टोपरा हो गया, जो मेरठ से मंगवाया गया था वो दिल्ली मेरठ हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बहुत। जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में यहां पे पॉइंट बताया ना कि एक दिल्ली मेरठ है, एक दिल्ली टोपरा है, तो एक जो आपका इंस्क्रिप्शन है अशोक का वो कहां पर था बेटे? टोपरा में था। दूसरा कहां पे था? मेरठ में था। इन दोनों इंस्क्रिप्शन को, इन दोनों लेखों को अपने मूल स्थान से मंगाकर कहां शिफ्ट किया गया था? दिल्ली शिफ्ट किया गया था, जिसके पश्चात ही इसका नाम जो आप पढ़ते हैं वो दिल्ली टोपरा या फिर दिल्ली मेरठ लेख के रूप में आप इन्हें जानते हैं। तो उन्होंने टोपरा वाले स्तंभ को दिल्ली का जो फिरोजाबाद महल है उसमें स्थापित किया था, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वहीं पे जो मेरठ का शिलालेख है कुस्क ए शिकार, शिकार महल में दोस्तों उन्होंने स्थापित कराया था। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हुए हैं दिल्ली में लेकिन अलग अलग स्थानों में।
एक जो आपका टोपरा से लाया गया, जिसे हम दिल्ली टोपरा कहते हैं, वो कहां पर स्थापित कराया गया? दिल्ली के फिरोजाबाद महल में। और दूसरा जो कि मेरठ से मंगाया गया था, वो कहां पर किया गया? जो उनका शिकार महल था उसमें उन्हें स्थापित किया गया था। उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है कुस्क ए शिकार, दोस्तों टर्म में यूज करते हुए दिखाई देता है। उसने हबीत या कह लें चरखी नामक यंत्र की मदद से इन स्तंभों को मंगवाया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनकी जो बुक है ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे उस समय में जो पत्थर थे या फिर बड़े बड़े जो स्टोन स्लैब्स होते थे उनको कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, इसके बारे में अनुमान जो है हिस्टोरियंस इसी प्रकार से लगा पाते हैं कि कैसे फिरोज शाह तुगलक ने इन लेखों को अलग अलग क्षेत्रों से, कोई मेरठ से आ रहा है, कोई टोपरा से आ रहा है, और मंगवा कहां रहे? दिल्ली में। तो कैसे वो यहां से यहां तक आए, क्योंकि उस समय हमारी वर्तमान की तरफ में यातायात के साधन नहीं थे, बैलगाड़ी थी, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो छोटे छोटे व्हीकल्स हैं जो कि कम लोड आपके सह सकते हैं, उस प्रकार की चीजें थी। तो इतने भारी भारी स्टोन पिलर्स कैसे आए? तो उसके लिए उन्होंने जो है कि अपनी पुस्तक में हबीत या फिर चरखी, जो आपका कैप्स्टन नामक जो यंत्र है, उसकी मदद से इन स्तंभों को मंगवाया था। तो जो सीरत ए फिरोज शाही के अज्ञात लेखक ने इन स्तंभों को लाने का सचित्र वर्णन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एकदम याद रखिएगा कि अशोक के अभिलेखों को कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, इनको चित्रों की सहायता से विथ पेंटिंग्स कि कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाता था, उसका वर्णन हमें कहां मिलता है? इस पुस्तक सीरत ए फिरोज शाही में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। अब आप देखते हैं कि अशोकन इंस्क्रिप्शन यदि आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो मुख्यतः आपके जो चुनार का बलुआ पत्थर है, जिसको हम लोग रेड सैंडस्टोन कहते हैं, उनसे इनका निर्माण किया गया। अब चुनार कहां पर है? मिर्जापुर के क्षेत्र में। और अशोक के इंस्क्रिप्शन हमें कई सारे क्षेत्रों में, चाहे आप बिहार देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप सारनाथ देख लीजिए, हर जगहों से, सांची देख लीजिए, मैक्सिमम इन रीजन्स में प्राप्त हुए। तो ऐसे में जो रेड सैंडस्टोन है वो पहाड़ों से काटकर उस स्थान तक पहुंचाया गया होगा। तो उतने बड़े बड़े पिलर्स बनाने के, क्योंकि पिलर्स भी कैसे हैं? मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। यदि आप अशोकन इंस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, अभी मैं आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा रहा हूं, नहीं बताता कि अशोकन इंस्क्रिप्शन देखेंगे तो कंप्लीटली तो मोनोलिथिक नहीं है, लेकिन मोनोलिथिक के एकास्म की संज्ञा उन्हें दी जाती है। तो उतना बड़ा जो स्टोन स्लैब है जो कि अपने आप में बहुत भारी होगा, उसको कैसे ले जाते रहेंगे? तो वो माना जाता है कि जल मार्ग की सहायता से जो है कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता रहा होगा। और इसके बारे में छोटी जानकारी जो आपके सीरत ए फिरोज शाही है उसमें हमें देखने को मिलता है, लेखक का नाम मौजूद नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं दिल्ली टोपरा लेख की। यह सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ लेख है जिससे फिरोज शाह की लाट के रूप में भी पहचाना जाता है, या फिर भीमसेन की लाट के रूप में भी इसे हम पहचानते हैं, या फिर ये दिल्ली शिवालिक लाट भी कहा जाता है। इसे तीन अन्य नामों से भी हम जानते हैं। पहला फिरोज शाह की लाट, दूसरा भीमसेन की लाट, और तीसरा दिल्ली शिवालिक लाट भी कहते हैं। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ने इस स्तंभ को मीनार ए जरीन अर्थात स्वर्ण स्तंभ की संज्ञा दी थी। फिरोज शाह के द्वारा, अशोक के द्वारा बनवाए गए जो टोपरा इंस्क्रिप्शन है, जिसको उन्होंने दिल्ली में मंगवाया था, अपने किले में स्थापित कराया था, वहां पर इन्होंने इसको किस रूप में संज्ञा दी थी? स्वर्ण स्तंभ, मीनार ए जरीन की जो संज्ञा है फिरोज शाह के द्वारा इनको दी गई थी। वहीं पे यदि हम बात करते हैं दिल्ली टोपरा के लेख को इसको ही किसने पढ़ा था, किसने डिसाइफर किया था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप वही हैं जिन्होंने 1834 से 1837 के दौरान अशोक की जो ब्राह्मी लिपि है, ठीक, अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में सफलता इन्होंने प्राप्त किया था। इसी जेम्स प्रिंसेप को हम फादर ऑफ इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स के रूप में, इन्हीं को हम भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में भी दोस्तों हम जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग चीजें हैं, जैसे अब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के कई सारे स्रोत हैं बेटे। ठीक है, जैसे इतिहास के आपके क्या हैं? अभिलेख स्रोत है, ठीक है, इतिहास के आपके मुद्रा स्रोत है, ठीक है, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? पुरातत्व के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारतीय मुद्रा शास्त्र है उसके जनक कौन हैं? भारतीय पुरातत्व है उसके जनक कौन हैं?
आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो जब हम मुद्रा शास्त्र की बात करते हैं बेटे, तो ध्यान रखिएगा, जो जेम्स प्रिंसिप हैं इंडियन नमेस्मेटिक्स के फादर के रूप में जाने जाते हैं। वही पुरातत्व की बात करते हैं तो आप सभी ने अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में जानते हैं। ठीक है, खैर, तो जेम्स प्रिंसिप के द्वारा दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि केवल इसी पर 7 लेख उत्कीर्ण हैं। ये जो आपका दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन है, इस पर जो है केवल इंस्क्रिप्शन जिसपे कि 7 जो लेख हैं वो हमें इस पे अंकित दिखाई देते हैं। इसी शिलालेख पर विग्रहराज चतुर्थ, जो कि 12वीं शताब्दी के एक बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हैं, उनके भी जो है हमें 3 अभिलेख उत्कीर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन में निम्नलिखित में से किस शासक का जो लेख है वो हमें देखने को मिलता है। तो मिलता है किसका? विग्रहराज चतुर्थ का मिलता है, जिसके कि 3 लेख जो है दोस्तों हमें यहां पर देखने को मिले हुए। चलिए अगला, अब हम बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख की, जिसको आप इलाहाबाद कोसम शिला लेख के रूप में भी जानते हो। अब देखिए, आप सभी ने एक बड़ी ही जबरदस्त प्रयाग प्रशस्ति का नाम सुना होगा, याद होगा, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं। जो भी बच्चे थोड़े भी बहुत अवेयर होंगे तो इनको प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी होगी। और जैसे ही हम प्रयाग प्रशस्ति कहेंगे तो तुरंत कहेंगे सर ये तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त की आपकी शिलालेख अभिलेख है, तो फिर आप यहां क्यों बता रहे हो? बेटे तो समझो, समुद्रगुप्त की शिलालेख है और ये कहां पर स्थापित है? तो समुद्रगुप्त के शिला अभिलेख की बात हम करते हैं तो ये इलाहाबाद का जो फोर्ट है, ठीक है, इलाहाबाद का जो फोर्ट है वहां पर स्थापित कराया गया। किसके द्वारा कराया गया? जहांगीर के द्वारा। मुगल शासक है ना जहांगीर, इन्होंने अकबर के समय में, जो कि मूलतः यह कहां पर था? प्रयाग प्रशस्ति। यदि हम मूलतः बात करते हैं तो ये मूलतः कौशाम्बी में था बेटे। कहां पे था? कौशाम्बी में। जहांगीर ने जो है इसे अकबर के समय में कौशाम्बी से उठाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था, जिसकी वजह से इसका नाम इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से, प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से इसे हम जानते। खैर, ये चीजें आपने देखी। तो पॉइंट ये है बेटे, एक चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, नाम हम समुद्रगुप्त का लेते हैं, लेकिन इसमें कई सारे लोगों का लेख मिलता है। सबसे पहला जो लेख इसमें लिखवाया गया था, मूलतः जहां शुरुआत हुई थी वो अशोक का था। अशोक के बाद आप देखेंगे तो इसमें जो समुद्रगुप्त हैं उनका भी लेख दिखाई देगा। फिर आप देखेंगे कि जो जहांगीर हैं उनका भी लेख है। फिर आप देखेंगे कि जो बीरबल हैं उनका भी जो लेख है। तो इन सभी लोगों का जो लेख है वो हमें इस जो प्रयाग प्रशस्ति है, या फिर जिसे हम प्रयाग स्तंभ लेख कहते हैं, उसमें देखने को मिलता है। खैर, बहुत सारी चीजें हैं प्रयाग प्रशस्ति के। जो आपके समुद्रगुप्त के काल के इसके जो लेखक हैं वह कौन जाना जाता है? हरिसेन को हम जानते। इसमें विस्तृत जानकारी मिलती है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। इसी में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया। इसी में उनके द्वारा लड़े गए जो युद्ध हैं, जैसे आर्यावर्त का प्रथम और द्वितीय युद्ध, दक्षिणापथ का युद्ध, आटविक राज्यों पर विजय, विदेशी शक्तियों से युद्ध, सीमावर्ती राज्यों से युद्ध, ये सभी आपके 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो इनकी पंक्तियां हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग लाइंस में इनके विजयों के बारे में उल्लेख जो है देखने को मिलता है। जिसमें आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में उन्होंने 3 शासकों को हराया था, अच्युत नागसेन और आपके कोतकुलस। अब दक्षिणापथ के युद्ध में उन्होंने 12 शासकों को हराया था, और आर्यावर्त के द्वितीय युद्ध में उन्होंने 9 शासकों को हराया था। तो ये सभी जानकारी मैंने अलग से डिटेल में आप लोगों को इसी चैनल पे पढ़ाया हुआ है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको थोड़ा सा कनेक्ट किया। तो ये वही प्रयाग प्रशस्ति है जो कि मूलतः लिखी गई थी अशोक के काल में। इसे इलाहाबाद कोसम शिलालेख भी कहते हैं। पहले ये कौशाम्बी में था। इलाहाबाद किले में संभवतः अकबर के काल में जहांगीर के द्वारा इसे स्थापित कराया गया था। इस पे 3 सम्राटों, शासकों की यदि हम बात करते हैं तो अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर, जैसे कि मैंने आप लोगों को शासकों का नाम बताया, इनके अभिलेख उत्कीर्ण है। साथ में जो जहांगीर हैं इनकी वंशावली भी हमें इस लेख में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सबसे सुरक्षित जो बृहद स्तंभ लेख है वह कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़। अभी आपको जब मैंने पढ़ाया था 6 बृहद स्तंभों लेखों के कहां प्रमाण मिले हैं, तो एक लौरिया नंदनगढ़ था, एक लौरिया अरेराज था। यह है लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़।
लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ एवं रामपुरवा स्तंभ तीनों बिहार के कहां पर हैं? जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहां से प्राप्त होता है। कहां से बेटे? बिहार का चंपारण डिस्ट्रिक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है और वहां से हमें तीन महत्वपूर्ण जो लेख हैं अशोक के काल के, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा जो है हमें देखने को मिलता है। रामपुरवा बेटे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रामपुरवा जो अभिलेख है अशोक का वह किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए इतनी चर्चा में रहता है, और आपकी एग्जाम में कई बार जो क्वेश्चन है वो रामपुरवा से पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो लौरिया नंदनगढ़ है उसमें औरंगजेब का एक अभिलेख तथा सर्वेक्षक रियूबेन बरो का नाम अंकित है। जैसे अभी आपने देखा कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है बेटे किसका उल्लेख था? प्रयाग प्रशस्ति में आपके जहांगीर का लेख मिलता है, समुद्रगुप्त का मिलता है और अशोक का मिलता है। वैसे ही जो लौरिया नंदनगढ़ है उसमें अशोक का लेख तो मिलता ही मिलता है, और एक मुगल शासक जिनका नाम औरंगजेब है उनके भी जो लेख हैं वहां पर मिलते हैं। साथ ही जो सर्वेक्षक हैं रियूबेन बेरो, इनके भी नाम का अंकन वहां पर देखने को मिला है। अब यदि आप इस लौरिया नंदनगढ़ के इंस्क्रिप्शन को देखेंगे, लेख को देखेंगे, तो इसमें सिंह की जो आकृति है उसके ठीक नीचे बारूद का जो चिन्ह है वह मिलता है, और कनिंघम ने इसका कारण औरंगजेब की विध्वंसात्मक जो प्रकृति है उसको माना है। अब आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब का कैरेक्टर कैसा रहा है, उनकी सोच कैसी रही है, किस प्रकार के वो अग्रगामी सोच वाले थे। ठीक है, मुगल शासकों में उनकी नीति किस प्रकार से रही है आप सभी जानते हैं। तो उसी लिए जो है कि इनके जो सिंह है उसके नीचे इस प्रकार का जो अंकन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आर्कियोलॉजी यूजी नेट, हिस्ट्री यूजीसी नेट, सीयूईटी पीजी, एआईएससी एंड आर्कियोलॉजी, सीयूईटी पीजी हिस्ट्री से संबंधित जो भी क्लासेस दोस्तों हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, एमसीक्यू सीरीज हो, वन लाइनर क्वेश्चंस हो, या फिर दोस्तों जो फैक्ट्स हैं वो हम आपके साथ लगातार जुड़ के डिस्कस करते रहते हैं। यदि दोस्तों आप भी हमारे इस बैच में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे जो चैनल का दिया गया नंबर है 9936344448, उस पर कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जिसे दोस्तों आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे ऐप का नाम दोस्तों जो चैनल का नाम है रुद्र एजुकेशन हब, उसी के नाम से दोस्तों अवेलेबल है। वहां से दोस्तों आप डाउनलोड करके वहां के मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नोट्स, लाइव क्लासेस, ये सभी दोस्तों वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 6 स्थानों से प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें कुल कितने लेख हैं बेटे? कुल 7 लेख हैं। तो इन 7 लेखों में क्या क्या जानकारी मिलती है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे यहां पे प्रथम लेख के बारे में। तो प्रथम लेख में दोस्तों अशोक कहते हैं कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, सर्कल मार लो, 26वें वर्ष उन्होंने धम्म लेख लिखवाया। पहला ही क्वेश्चन आपको तैयार हो गया। क्वेश्चन ये कि किस अभिलेख में अशोक के द्वारा धम्म लेख लिखवाए जाने का प्रमाण मिलता है? वो मिलता है इनके राज्याभिषेक के 26वें वर्ष, वो भी प्रथम लेख में। ठीक है, सॉरी। तो धम्म के प्रति घोर अनुराग और एवं उत्साह से धम्म का आदर एवं प्रेम प्रतिदिन बढ़ा रहा है और बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये भी आपके देखिए इसमें पूरे प्रथम लेख में आप देखेंगे कि धम्म के ही बारे में उन्होंने बात कही है, और धम्म लेख के लिखवाने की जो बात है वो अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष कर रहे हैं। आगे बहुत सारी पढ़ेंगे कि मेरा सिद्धांत है धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना, धम्म के अनुसार साम्राज्य की रक्षा करना, वह सीमांत प्रांत के अनुसार जो आपके साम्राज्य की रक्षा करना, वो सीमांत प्रदेश के अंत महामात्र को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धर्मानुसार लोगों का पोषण एवं शासन करो। तो इसमें पूरी बात जो है आपके लेख 1 में वो पूरी तरीके से जो धम्म है उसकी बात करते हैं, और धम्म के अनुसार शासन, प्रशासन, लोगों की रक्षा करना, ठीक है, इसके बारे में वो बात करते हैं। इसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो 26वें वर्ष में जो लिखवाए गए धम्म लेख है उसको आपको ध्यान में रखना है बेटे। द्वितीय लेख की बात करते हैं।
दूसरे लेख में दोस्तों अशोक ने यहां पर एक क्वेश्चन रेज किया है, और वो क्वेश्चन रेज किया है कि कियचु धम्मे, अर्थात धम्म क्या है। ये कई बार बेटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट किया गया कि धम्म क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन जो राइज किया है अशोक ने, वह कहां पर किया है, किस लेख में किया है, तो दूसरे स्तंभ लेख में मिलता है। और इसी स्तंभ लेख में अशोक ने बताया है कि अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, दया दान, सत्य सावित्ता, ठीक है, सत्यवादिता, पवित्रता, मृदुता एवं साधुता ही क्या है, धम्म है। तो पहले तो इन्होंने इस लेख में धम्म को पूछा है कि एक्चुअली में धम्म है क्या, और उसके बाद उसने धम्म को डिफाइन करने का प्रयास किया है कि कम से कम पाप कीजिए, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण कीजिए, खूब दया दान कीजिए, ठीक है, सत्य बोलिए, ठीक है, आपकी पवित्रता होनी चाहिए, ठीक है, आपकी मृदुता होनी चाहिए, साधुता होनी चाहिए, सभी चीजें ही क्या है, धम्म है। धम्म को उन्होंने पहले क्वेश्चन राइज किया है, फिर उसका आंसर करने का प्रयास इस इंस्क्रिप्शन में किया है। तीसरे लेख में 5 आश्विनव पाप के बारे में जानकारी है। 5 प्रकार के जो पाप हैं वह क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी ये तीसरे लेख में देते हैं। पहले लेख में धम्म लेख के लिखवाए जाने की जानकारी 26वें वर्ष में, दूसरे लेख में धम्म क्या है क्वेश्चन राइज कर रहे हैं, तीसरे में 5 प्रकार के पापों की चर्चा कर रहे हैं जो कि धम्म के मार्ग में क्या बताया गया इन्होंने कि ये बाधक हैं। जो ये 5 पाप हैं जिनको वो आश्विनव कह रहे हैं, ये बाधक हैं। क्या नाम है उनका, पहला चंडीय, दूसरा निठूलिए, तीसरा क्रोधे, चौथा मनो और 5वां ईर्ष्या। ये 5 पाप जो हैं अशोक के तीसरे लेख में धम्म के मार्ग में बाधक बताए गए। ठीक है, पहला मैंने बताया चंडीय, दूसरा निठूलिए, तीसरा क्रोधे, चौथा मनो और 5वां ईर्ष्या। ये 5 पाप जो है अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शन में बताए हैं जो कि धम्म के मार्ग में क्या है, पाप हैं, बाधक हैं। अगला है चौथा स्तंभ लेख। चौथा स्तंभ लेख जो रज्जुक हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। जैसे आपने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा होगा, मौर्य प्रशासन पढ़ा होगा, आपके एग्जाम के लिए बेटे मौर्य प्रशासन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मौर्य प्रशासन में आपको कर प्रणाली पढ़नी है, गुप्तचर प्रणाली पढ़नी है। मौर्य प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, पूरी तरीके से ग्राम से लेते हुए केंद्र तक, चाहे वो जस्टिस उनका सिस्टम हो, ठीक है, न्यायालय प्रक्रिया उनकी क्या रही है वो हो, चाहे सैन्य प्रक्रिया रही हो वो हो, जितने अधिकारी गण हैं वो हो, ये सभी आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूं। तो कल को यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पे आपको राइटिंग्स करनी है, आंसर राइटिंग, वहां के लिए भी आपके लिए काफी ज्यादा वो हेल्पफुल होगा। विथ डायग्राम हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। खैर, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो चौथा स्तंभ लेख है वो किसके बारे में बात करता है, तो जो रज्जुक हैं उनके कार्यों के बारे में जानकारी देता है। ये कहता है इंस्क्रिप्शन कि लाखों लोगों के ऊपर रज्जुक नियुक्त होते हैं। और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कितने लोगों के ऊपर जो है रज्जुकों की नियुक्ति होती थी, तो वो जो है उनके लाखों लोगों के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे इंस्क्रिप्शन का कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में ही उन्होंने पहले लेख में कहा कि हम क्या कर रहे हैं, धम्म लेख लिखवा रहे हैं। और उसी 26वें वर्ष चौथे में इंस्क्रिप्शन में कह रहे हैं कि हमने जो रज्जुक हैं उनको क्या कर दिया, जुडिशियल राइट्स भी दे दिए, न्यायिक अधिकार भी दे दिया। अर्थात अब रज्जुक के पास क्या होगा, जुडिशियल पावर भी होगा, न्यायिक अधिकार भी होगा, जिसके आधार पे वो न्याय भी कर सकेंगे। और ये अधिकार उनको कब मिल रहा है बेटे, 26वें वर्ष को, अब राज्याभिषेक के 26वें वर्ष मिल रहा है। इसी में अशोक रज्जुकों की तुलना धाय मां से करते हैं, ठीक है, और उन्हें योग्य धात्री कहा है। उनको क्या कहा है, योग्य धात्री के रूप में उन्होंने डिफाइन किया। इसमें यह भी वर्णित किया है कि जिन लोगों को मृत्यु दंड दिया गया है उन्हें 3 दिनों की मोहलत दी जाती है, ठीक है। अर्थात इसमें कैपिटल पनिशमेंट की बात कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के मृत्यु दंड की बात कही गई है, कैपिटल पनिशमेंट की बात कही गई बेटे। और ये कहां मिलता है, चतुर्थ लेख में। और कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उसके लिए उसको 3 दिन का मोहलत दिया जाएगा। जैसे वर्तमान समय में जो फेयर ट्रायल हम बोलते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई,
कि यदि आपके ऊपर कोई आरोप लगा है तो आपको मोहलत दी जाएगी, मौका दी जाएगी अपनी बात को रखने का। वैसे ही मौर्य ने आपके जस्टिस सिस्टम में यदि किसी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया तो वहां पर उसके लिए उसको 3 डेज का टाइम मिलता है टू प्रूव हिज इनोसेंसी। ठीक है, अपने जो क्या कहते हैं बचाव में वो चीजें ला सकता है। अगला, चतुर्थ स्तंभ लेख में ही कहा गया है कि मैंने दंड क्षमता एवं व्यवहार समता लागू किया है। दंड क्षमता और व्यवहार समता लागू किया है, इसके बारे में जानकारी भी इस इंस्क्रिप्शन में मिलती है। और इतिहासकारों का मानना है कि ब्राह्मणों को जो दंड मुक्ति का विशेषाधिकार मिला था उसे अशोक ने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अर्थात अशोक के शासन काल में, अब आप सभी जानते हैं प्राचीन काल में ब्राह्मणों को कई सारी चीजों से छूट प्राप्त थी। ठीक है, कई सारे लेख भी इसकी चर्चा करते हैं और ब्राह्मणों को उच्च कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, लेकिन अशोक के काल में आप देखेंगे कि अशोक क्या कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार मिला था, ठीक है, तो वो चीजें अशोक क्या कर रहे हैं, यहां पे उनको समानता का चीजें लाते हुए उनको क्या कर रहे हैं, एक समान कर रहे हैं, उनकी जो विशेषाधिकार उस शक्ति को क्या कर रहे हैं, वो समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला 5वें लेख की बात करते हैं दोस्तों। 5वें लेख में ये क्या कर रहे हैं, राज्याभिषेक के 26वें वर्ष जीववध निषेध की बात कर रहे हैं। अभी मैंने जब बृहद शिलालेख पढ़ाया था तो वहां पर भी जीववध निषेध था। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखें कितने लोगों को तैयार है, याद है कि अशोक के किस शिलालेख में हमें जो है कि जीववध अर्थात जीव की हत्या पे निषेध लगाया गया था, उसका उल्लेख मिलता है। और ये जो 5वां स्तंभ लेख है इसमें भी 26वें वर्ष में ही क्या कर रहे हैं, जीववध पर वो निषेध कर रहे हैं। जैसे तोता, मछली, चींटी, कछुआ इत्यादि की नहीं कर दिया करना चाहिए। गर्भिणी पशु मतलब कि जो क्या है बच्चे पैदा करने वाले हैं, जो गर्भ धारण करने वाले पशु हैं उनके, या फिर उनके 6 माह से कम के बच्चे क्या हैं, अवध्य हैं, मतलब कि उनकी हत्या या फिर उनका जो वध है वह नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ठीक है, इसके अलावा जीव सहित भूसे को जलाना नहीं चाहिए, ऐसा भूसा या फिर कह ले ऐसी चीजें। ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं बेटे, तो ऐसे जीव जिनको कि भूसे में साथ में स्थापित हैं तो उनको क्या है, जलाना नहीं चाहिए। साथ ही साथ यदि हम देखें तो एक जीव के द्वारा दूसरे जीव का शोषण जो है हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कोई एक जीव है तो यदि कोई दूसरे जीव पे किसी का क्या करे, एक्सप्लॉइट करा, शोषण करा, तो ये भी उसमें मनाही की गई है। और कहा गया है कि एक प्राणी का भोजन एक अन्य प्राणी नहीं हो सकता। जैसे मनुष्य मार कर दूसरे जीव को खाता है तो उसी के बारे में यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अशोक ने विशेष दिन कैदियों की मुक्ति का भी प्रावधान किया है। यह इंपॉर्टेंट है कि कैदियों की मुक्ति संबंधी प्रावधान कहां से मिलता है, तो ये 5वें लेख से मिलता है। और 26वें वर्ष में उन्होंने कुल जो है कि 25 बार के आसपास 25 कैदियों की जो रिहाई है उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितनी बार, 25 बार। अगला 6ठे लेख की बात करते हैं दोस्तों। यदि वीडियो समझ में आ रही हो तो मैं अपने सभी भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे दोस्तों आप सभी को इस वीडियो से संबंधित हर एक प्रकार की जो अपडेट है दोस्तों आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों हम लोग लगातार चैनल के माध्यम से हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी से संबंधित हर एक प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। हर एक टॉपिक पे डिस्कशन का प्रयास रहता है दोस्तों, चाहे वो एमसीक्यूज के माध्यम से हो, फैक्ट के माध्यम से हो, या फिर दोस्तों वन लाइनर्स के माध्यम से हो। हम लगातार दोस्तों आप सभी के साथ जुड़कर हर एक पॉइंट्स को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तय दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम सभी आप लोगों को और भी कुछ जानकारियां देने का प्रयास करते हैं। 6ठवें लेख की बात करें दोस्तों तो अशोक कहते हैं इस इंस्क्रिप्शन में कि जनता का हित एवं सुख जिसमें है उसकी मैं परीक्षा करता हूं तथा अधिकारियों की भी जांच कराता हूं। ठीक है, और मैं सभी संप्रदायों का सम्मान करता हूं और स्वयं उनसे भेंट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं। तो इसमें ओवरऑल यदि आप 6ठवें इंस्क्रिप्शन की देखेंगे तो जनता के हित और सुख की बात है, और जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारी जन हैं, उनकी भी ये जांच करते हैं जिससे कि पता चल पाए कि उनके द्वारा किए जो कार्य हैं वो सही हैं कि नहीं है। और साथ ही साथ जितने भी उस समय तत्कालीन संप्रदाय हैं सभी के सम्मान की बात उनसे वो कर रहे हैं। 7वें लेख की बात करें तो 7वें लेख में अशोक प्रजा के हित में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, जो वेलफेयर के वर्क्स हैं, ठीक है, प्रजा के हित में जो किए गए कार्य हैं
उनके बारे में ये उल्लेख करते हैं। जैसे हमारे यदि वर्तमान संविधान को हम देखें तो वर्तमान संविधान में जैसे हमारे पास डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपके स्टेट पॉलिसीज यदि आप देखेंगे जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के आसपास में उल्लिखित है। यदि आपने इसको पढ़ा होगा कभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता होगा ये ऐसे प्रावधान है जो कि किसी एक राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यवस्थित करने का उल्लेख करते हैं कि आपके राज्य आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में उनको जो चीजें हैं उसमें प्रावधानित की गई हैं। तो वैसे ही अशोक जो है जनता के हित के लिए क्या करते थे, इसमें आपकी जानकारी 7वें लेख में मिलती है, जिसमें पता चलता है कि प्रति 8 कोस पे, कितने बेटे 8 कोस पे कुओं का खुदाई करेंगे, सड़कों के किनारे न्यग्रोध वृक्ष बरगद इत्यादि के वृक्षारोपण कराए जाएंगे, सरायों का निर्माण कराया जाएगा। इन सभी का उल्लेख यहां पर मिलता। साथ ही साथ अशोक कहते हैं कि मनुष्यों में धम्म की वृद्धि 2 तरह से हुई है, एक तो धर्म नियम द्वारा, दूसरा धर्म अनुनय द्वारा। ठीक है, इसमें से सर्वाधिक वृद्धि धर्म अनुनय द्वारा हुई है और मैंने महामात्र की नियुक्ति की है जो ब्राह्मणों, आजीवकों, निग्रंथों आदि की विविध संप्रदायों की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो 7वां जो लेख है वह आपके जो अशोक के द्वारा किए गए जनहित के कार्य हैं उनका उल्लेख करता है। जैसे 8 कोस के आसपास में कुओं की खुदाई करना, ठीक है, सड़कों के किनारे वृक्षों का निर्माण कराना, सरायों का निर्माण कराना, इन सब के बारे में उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ अशोक ये भी कहते हैं कि भैया ये जो धर्म है ना ये 2 प्रकार से बढ़ सकता है, उसकी वृद्धि हो सकती है। और उन्होंने बताया एक तो आपके क्या कि भैया धर्म नियम के द्वारा, दूसरा धर्म अनुनय के द्वारा। इसमें सबसे अधिक वृद्धि किससे होती है, धर्म अनुनय के द्वारा होती है। साथ ही साथ वो इसी इंस्क्रिप्शन में धम्म महामात्र की नियुक्ति की भी बात करते हैं जो कि उस समय के तत्कालीन जो संप्रदाय हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था करने की बात कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये हमने पढ़ा आप लोगों ने बृहद स्तंभ लेखों के बारे में। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे लघु स्तंभ लेखों के बारे में, माइनर पिलर एडिक्ट के बारे में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी, आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मिली होंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि दोस्तों आप सभी को हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और वनडे संबंधित हर एक प्रकार की जो कंटेंट है आप सभी तक सीधी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में नए इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।